नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आज मैं मौजूद हूं लखनऊ में, जहां पर हमारे साथ हैं क्राइस्ट चर्च इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल और साथ ही चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के एक मजबूत स्तंभ राकेश चत्री जी। और उनसे जानते हैं सीएनआई के बारे में, और सीएनआई से कुछ सवालात हैं हमारे जो जिनका जवाब वो खुद ही देंगे। पहले तो राकेश जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। मॉरिस एडगर दान बिशप के बनने के बाद लखनऊ डायसिस में क्या फ़र्क आया? क्योंकि आप लोग का कहना था यदि वो इस बार बिशप बन जाएंगे तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जो समस्याएं आपकी थी, वो सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। तो अब स्टेटस क्या है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी क्रिश्चियन भाई बहनों को, बच्चों को, ख़ास तौर से डायसिस ऑफ लखनऊ और चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की पूरी कलीसिया को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अब ये सवाल आया कि जो आपने पूछा कि दान साहब के आने के बाद क्या बदलाव हुआ, तो देखिए सबसे बड़ी क्राइसिस थी डायसिस ऑफ लखनऊ में कि पास्टर्स की तनख्वाह पिछले 5-5.5 सालों से नहीं मिल रही थी। तो जिस दिन वो बने, मेरे ख्याल से ये बने हैं अक्टूबर या नवंबर में, शायद डेट है वो, उसके बाद से ही उन जो पास्टर की सैलरी थी वो मिलना शुरू हो गई है और आज तक मिल रही है और खुदा ने चाहा आगे भी मिलती रहेगी। डायसिस ऑफ लखनऊ एक सोसाइटी बनाई गई थी, वो क्यों बनाई गई थी? उसका बनाने का क्या मकसद था और स्टेटस क्या है? देखिए, डायसिस ऑफ लखनऊ जो एक सोसाइटी जो पंजीकृत कराई गई थी डायसिस ऑफ लखनऊ के नाम से, उसका उद्देश्य सिर्फ इतना सा था क्योंकि उस टाइम मॉडरेटर था पीसी सिंह, और पीसी सिंह ने किस तरीके से डैमेज करा, क्या उसकी कार्यशैली रही, आप लोग जानते हैं। और उसका असर हमारी डायसिस ऑफ लखनऊ पे भी था। पीटर बलदेव था वहाँ पे, और किस तरीके से वो डैमेज हो रहा था। 2 स्कूल बंद हो गए, पास्टर्स की तनख्वाह 5 सालों से मिल नहीं रही थी, प्रॉपर्टीज़ बिक रही थी। तो डायसिस ऑफ लखनऊ की प्रॉपर्टीज़ को बचाना, स्कूलों को बचाना बहुत ज़रूरी हो गया था। और बिशप दान जो हैं वो हर जो किसी भी हमारे यहाँ 2 तरीके के स्कूल्स हैं, एक जिनकी अपनी सोसाइटीज़ हैं जिसका चेयरमैन बिशप डायसिस ऑफ लखनऊ होता है, और एक डायसिसन एजुकेशन बोर्ड होता है जिसके अंतर्गत स्कूल्स आते हैं। तो हर जगह, हर सोसाइटी में लास्ट पंजीकृत बिशप जो थे वो बिशप दान थे। उसके बाद से ये कोर्ट केसेस चलने लगे तो कोई दूसरा बिशप पंजीकृत नहीं हुआ। चूँकि डायसिस ऑफ लखनऊ को बचाना था, हम तो डायसिस ऑफ लखनऊ के संदर्भ में बात करेंगे, चूँकि डायसिस ऑफ लखनऊ को बचाना था, इसलिए दान साहब ने एक डायसिस ऑफ लखनऊ को पंजीकृत कराया। इससे क्या हुआ कि अब ये संस्था आज तक रजिस्टर्ड नहीं हुई थी, डायसिस ऑफ लखनऊ चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया। जैसे ही ये बनी, पीटर बलदेव तुरंत इसके विरोध में आए, कोर्ट केस उन्होंने किया। पहले असिस्टेंट रजिस्ट्रार किया, असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने उनको नहीं माना। ये बोले वहाँ पे कि साहब दान साहब को तो टर्मिनेट कर दिया गया है, ये कुछ नहीं है और ये आप कैंसिल करिए सोसाइटी। उसके ऊपर डिप्टी रजिस्ट्रार ने सारे कागजात दान साहब से मांगे, उनसे मांगे, और पीटर बलदेव की एप्लीकेशन को निरस्त कर दिया। फिर पीटर बलदेव इस एक्शन के अगेंस्ट पहुँचे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में भी लंबी बहस चली, वहाँ पे भी इन्होंने यही राग अपनाया कि ये टर्मिनेटेड हैं, ये हैं, निकाल दिए गए हैं। लेकिन हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उसमें उन्होंने इस सोसाइटी को निरस्त नहीं करा, बल्कि ये निर्णय आया, आप वो निर्णय की कॉपी मैं आपको दे सकता हूँ। उसमें लिखा है कि डायसिस ऑफ लखनऊ की समस्त संपत्ति, चर्चेज, इंस्टीट्यूशन जो भी है, उसका संचालन वो बिशप करेगा जो ड्यूली इलेक्टेड हो और जिसको सीएनआई रिकग्नाइज करे। ये था, और इस सोसाइटी को निरस्त नहीं करा। इसीलिए जहाँ जहाँ पीटर बलदेव इन्होंने गोरखपुर में प्रॉपर्टी बेचने का करा तो दान साहब वहाँ कूदे कि मैं बिशप हूँ। ये हमारे इंस्टीट्यूशन पे कब्ज़ा करने आ गए। हमारी क्राइस्ट चर्च स्कूल मैकॉन की सोसाइटी, जिसका केस पहले ही से चल रहा था, उसमें इम्प्लीट करा कि मैं चेयरमैन हूँ तो दान साहब वहाँ पे कर। तो इस तरीके से इस सोसाइटी का रजिस्टर्ड कराने का एक और एकमात्र उद्देश्य था कि कैसे हम पीटर बलदेव, पीसी सिंह जैसे लोगों से अपनी संस्था को बचाए, और आप देख रहे हो बची। ठीक, ये था इसका उद्देश्य। प्रेजेंट स्टेटस की आपने बात करी कि जिस दिन डायसिस ऑफ लखनऊ के बिशप के पद पर बिशप दान को वापस सीएनआई ने रीइंस्टेट करा, उसके बाद वो कंडीशनल किया उन्होंने कहा कि हम आपको रीइंस्टेट तभी करेंगे, ये कंडीशंस हैं कि पास्टर्स की सैलरी मिलनी चाहिए,
उसके बाद आपका जो है ये सोसाइटी जो आपने बनाई है इसको आप डिसॉल्व करिए, क्योंकि अब आप ऑलरेडी बिशप जब CNI ने मान लिया तो इसको ख़त्म करिए। उसके लिए ऑलरेडी ये उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट भी कर दिया। सोसाइटी रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन एक एफिडेविट के साथ दे दी गई और प्रोसेस स्टार्ट हो गया। आप जानते हैं सोसाइटी डिसॉल्व होने में समय लगता, तो ये ऑलरेडी प्रोसेस में है और बहुत जल्दी ये सोसाइटी ख़त्म हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। तो ये मॉरिस एडगर दान जी जब बिशप बन गए हैं, आप लोग का कहना था कि वो यदि इस बार लखनऊ डायसिस में आ जाएंगे तो आप लोग की सारी समस्याएं जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो अब क्या फ़र्क पड़ा है डायसिस में? अब आप देखिए, मॉरिस एडगर दान भी एक खुदा के सेवक हैं। हम लोग जादूगर नहीं हैं, खुदा नहीं है, जैसा कि पहले पीटर बलदेव व PC सिंह अपने आप को खुदा समझने लगे थे और ये था हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। तो मॉरिस दान साहब का ऐसा मानना नहीं है कि हम खुदा हैं। उनका ये कहना है हम खुदा के एक सिपाही हैं। और जिस दिन उन्होंने, चूँकि ये उन्होंने कंडीशन में, उनको कंडीशनल रिंग स्टेटमेंट हुआ तो पहली ही कंडीशन थी कि सैलरी जो है डिस्पर्स होना शुरू हो जाए, वो मिलने लगी जो पिछले 5.5 साल से रुकी थी। दूसरा कि डायसिसन एजुकेशन बोर्ड फंक्शन में नहीं था, आज तक पीटर बलदेव करा नहीं पाए थे उसको दान साहब ने पंजीकृत कराया। तीसरा LDTA जो है ऐसे ही चल रहा था, उसमें भी उन्होंने सचिव नियुक्त करा, उसमें भी उन्होंने डायरेक्टर्स नियुक्त करे। तो हमारे यहाँ 2 ही डिपार्टमेंट हैं, LDTA और DB डायसिसन एजुकेशन बोर्ड। ये दोनों जो हैं वो पूर्ण रूप से एक्टिव हो गए। आपके डायसिस एजुकेशन बोर्ड को पंजीकृत कराया गया और विभिन्न स्कूलों की प्रबंध समिति बनाई गई, जबकि सुना है कि डॉक्टर लीडिया एंथोनी एवं ECBS ने DB के विरुद्ध स्टे ले रखा है। तो ये प्रबंध समिति कैसे बना दी गई है? देखिए, ये लोगों ने गलत अफवाहें फैला दी। आप जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते ही हैं कि जो उनसे अच्छा काम देखा नहीं जाता, और कैसे हो कि हम मॉरिस दान साहब को नीचे गिराएं, और इसी उसमें ये बात कहलाई जा रही है। बाहर अफवाहें हैं, सोशल मीडिया पे डाल देते हैं कि DB जो है उस पर तो स्टे लगा हुआ। तो ये जो स्टे है ये DB पे नहीं है, ये एक स्कूल है मेरी लुकस जिसकी डॉक्टर लिडिया एंथनी जो हैं वो प्रिंसिपल है। ठीक, अब इसमें डॉक्टर विशाल नोबेल सिंह सिग्नेटरी थे इस स्कूल के, और इसके ऊपर कुछ क्राइसिस चल रही है। क्राइसिस की वजह से लिटिगेशन हुए। लिटिगेशन में वो केस जो है वो ट्रांसफ़र हुआ लखनऊ बेंच में। लखनऊ बेंच में ये कहा गया चूँकि ये यहाँ का मैटर नहीं है, इसको वहीं सुलझाया जाए, और विशाल नोबेल सिंह ने रिज़ाइन कर दिया था। तो जब रिज़ाइन कर दिया तो सिग्नेटरी कौन बने, और सिग्नेटरी जब कोई रहा ही नहीं तो फिर लोग एजिटेट कर रहे थे। तो फिर कोर्ट ने आदेश करा कि ठीक है, अब DM प्रयागराज वो सिग्नेटरी होंगे या वो किसी को नामित कर देंगे। इस जजमेंट के विरोध, क्योंकि अगर ऐसा होता तो डॉक्टर लिडिया एंथनी और डॉक्टर ECBS ने ये समझा कि इन ऐसी केस में एक रिसीवर बैठ जाएगा ना, क्योंकि ये बाहरी व्यक्ति हो गए DM साहब और ये हमारे चर्च संस्था के नहीं हैं। तो इस आदेश के विरोध वो कोर्ट गए और उनको स्टे मिल गया। मीन्स कि जो आदेश पारित किया था कोर्ट ने कि DM साहब जो हैं वो खुद या किसी को नामित कर देंगे सरकारी अधिकारी को, उस पर स्टे लगा। तो ये DB पे तो स्टे है नहीं, और ये उस पर्टिकुलर स्कूल से, उस सिग्नेटरी से रिलेटेड है, पूरे डायसिसन एजुकेशन बोर्ड से रिलेटेड ये नहीं है। तो पूरे DB पे स्टे नहीं लगा है, और इसीलिए हम लोग जो है, हम लोगों ने प्रबंध समिति, चूँकि जब से पीटर बलदेव आए हैं प्रबंध समिति की मीटिंग हुई नहीं। अब आप समझ लीजिए कितना घोर पाप करा है इन लोगों ने, गलती करी है कि सालों से जब से ये लिटिगेशन चल रहे हैं, पीटर बलदेव आया 2015 से, एक किसी भी स्कूलों में प्रबंध समिति की मीटिंग ही नहीं हुई, चूँकि फॉर्म नहीं हो पा रही। ज़्यादातर गवर्नमेंट एडेड स्कूलों में रिसीवर बैठे क्योंकि सिग्नेटरी सब बाहर के हैं। तो आज नहीं तो कल ये सारे स्कूल हाथ से चले जाएंगे। तो इसलिए इनकी प्रबंध समिति बनना बहुत ज़रूरी है, ताकि कल को किसी भी तरीके से इन स्कूलों के ऊपर ताले न लग जाएं। तो इसलिए, और जब DB में हमारा कोई स्टे है ही नहीं, तो ये बहुत ही अच्छा कदम दान साहब ने उठाया कि प्रबंध समिति फॉर्म करी। अब सुचारू रूप से सारे स्कूल जो हैं वो कार्य करेंगे।
आपने एक LDTA सचिव और एक डायरेक्टर की नियुक्ति कर रखी है, जबकि NCLT ने पर मुकदमा चल रहा है। देखिए, हमारे LDTA का जो स्ट्रक्चर होता है, नॉमेनक्लेचर होता है, उसमें चेयरमैन बिशप डायसिस ऑफ लखनऊ होता है, सचिव होते हैं और 6 डायरेक्टर्स होते हैं। ये भी पीटर बलदेव के टाइम में इस पे ऑलरेडी एक बैन लगा रखा है, टैग लगा हुआ है, जो कंपनी रजिस्ट्रार जो होता है, जिसके अंडर में ये ट्रस्ट हमारा पंजीकृत है। इसमें विवाद चला, एंग्लिकन्स के कम से कम 5-6 लोग हैं जो अपने आप को इसका चेयरमैन बोलते हैं। तो इस विवाद और मैटर NCLT कोर्ट में भी चल रहा है। तो कंपनी रजिस्ट्रार ने एक टैग लगा दिया, बैन कर दिया कि ठीक है, सिर्फ सैलरी जो एम्प्लॉयज़ हैं LDTA के, उनकी सैलरी के अलावा इसमें कोई अकाउंट ऑपरेट नहीं होगा। तब से पीटर बलदेव ने इसमें जो है कोई कार्य करा नहीं। हाँ, एक कार्य ज़रूर कर दिया था कि एक LDTA सेक्रेटरी बना के और मिर्ज़ापुर में एक ज़मीन बेच दी थी, जो कि एक बहुत बड़ा जुर्म है जो वो कर नहीं सकते थे। चाहे मैटर कोर्ट में हो, कोर्ट कभी ये नहीं कहती है कि आप जो है अपने काम रोक दीजिए। स्टे का मतलब हो या अगर केस चल रहा है, उसका ये मतलब नहीं है कि आप काम नहीं करेंगे। LDTA में अगर डायरेक्टर्स नहीं बनेंगे, सचिव नहीं बनेगा, कोई बिल्डिंग है, स्कूल हम रहेंगे, स्कूल आते हैं, चर्चेज आते हैं, अगर ये जर्जर हालत में है, गिर जाए तो जाने जा सकती हैं, जान माल का नुकसान हो सकता है। इसकी मेंटेनेंस कौन करेगा? हम यही रोना लेके बैठे रहे कि साहब LDTA जो है वो कंपनी रजिस्ट्रार ने सीज़ कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, हम LDTA डायरेक्टर नहीं बना सकते, हम सचिव नहीं बना सकते। तो क्या बिल्डिंग गिरने दें, चर्च को गिरने दें? तो ये जो डायरेक्टर की नियुक्ति और ये जो सचिव की नियुक्ति करी गई है, वो इसलिए करी गई है कि हम मेंटेन कर सकें, हम जो चीज़ जर्जर हालत को सुधार किया जा सके, हम प्रॉपर्टी बचा सके। आप जान रहे हो पूरे उत्तर भारत में प्रॉपर्टीज़ बिक रही हैं, तो कौन रोकेगा उसको? अगर हम रोकने के लिए हम जाते हैं तो हमसे DM साहब भी पूछ लेंगे, कप्तान साहब भी पूछ लेंगे कि आप कौन, किस अथॉरिटी से आप आ रहे हो। लेकिन जब हम बोलेंगे हम LDTA डायरेक्टर हैं, हम LDTA सेक्रेटरी हैं और इस प्रॉपर्टी को, ये हमारे चर्च की प्रॉपर्टी है, गलत तरीके से बेचा जा रहा है, तो हम खड़े हो पाएंगे वहाँ। ये है उसका मेन मकसद कि LDTA डायरेक्टर बनाया हम डायसिस ने, दान साहब ने, सेक्रेटरी बनाया। हाँ, पॉलिसी डिसीजन हम नहीं ले सकते, हम ज़मीन को लीज पे नहीं दे सकते, हम रेंट पे नहीं दे सकते, किसी भी इस तरीके का काम नहीं कर सकते जब तक कि वो ब्लॉक है और NCLT में केस है। जब केस डिसाइड होगा तो जो निर्णय होगा कोर्ट का, वो सबको मानेंगे, हम लोग भी मानेंगे, सब मानेंगे। CNI में 5 लोगों का कोर कमेटी बनाई गई है, इसको बनाने के पीछे का क्या उद्देश्य है? आप जाने, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, चूँकि बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि ये कोर कमेटी है क्या, इसके फंक्शन क्या है। पहली चीज़ आपको बताएं, इसमें 6 लोग हैं, 5 लोग हैं, मैं हूँ इसमें, और बिशप मनोज चरण जो हैं इसके कन्वीनर हैं, और रेवरेंड श्रीनिवास चोपड़े जी कोल्हापुर डायसिस के हैं, डॉक्टर लाल बहादुर इसमें कामले, इसमें ये आपके औरंगाबाद के हैं, और मिस्टर नितिन लॉरेंस छत्तीसगढ़ के हैं। सब तरफ पूरे CNI में आप जान रहे हैं ढेरों फेक पैरेलल संस्थाएं खड़ी। UCNITA है तो UCNI के पैरेलल खड़े हो गए लोग। एंग्लिकन का बोल के इधर ICT जो हमारी इंडियन चर्च ट्रस्ट है उसमें अपने आप को चेयरमैन, जैसे आपने LDTA में 5-6 चेयरमैन बता रहे हैं, 5-6 क्या पूरे हिंदुस्तान में ढेरों हैं जो अपने आप को ICT का चेयरमैन बोलते हैं और प्रॉपर्टीज़ को उसी नाम से फेक रजिस्ट्री करके फेक पावर ऑफ अटर्नी से बेच रहे हैं। और हमारे यहाँ क्या होता है कि सामने नहीं आता कोई। तो ये जो 5 लोग बने, इन लोगों ने मॉडरेटर साहब से रिक्वेस्ट करी कि सर आप हम लोग को इस्तेमाल करिए। ये आसान काम नहीं है, यहाँ हम लोग के अपने अपने भी काम हैं। वो बिशप साहब हैं, बिशप मनोज चरण, उनके पूरा भोपाल डायसिस के बिशप हैं, उनके अपने काम है। जितने लोग हैं, मेरा अपने स्कूल का काम है। ये सब में को छोड़ के, मतलब इसके साथ ही साथ हम लोग जो हैं और समय अपना यहाँ दे रहे हैं कि जहाँ जहाँ प्रॉपर्टी विवाद है, इंस्टीट्यूशंस की प्रॉब्लम्स है, डायसिस में चर्चेस की प्रॉब्लम्स है, तो ये कोर कमेटी मॉडरेटर साहब ने बनाई कि ये जाके उनको सही पिक्चर दे। अभी क्या होता है, सही इन्फॉर्मेशन ही नहीं पता। हमने ज़मीन बेची और हम गए मॉडरेटर साहब के पास, हमने आपका नाम लिया कि साहब देखिए ये ऐसा ऐसा कर रहे हैं। चूँकि मॉडरेटर साहब पूरे उत्तर भारत बहुत बड़ा एरिया है, सब जगह नहीं जा सकते,
तो कभी कभी निर्णय क्या हो जाते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन से हो जाते हैं। तो एक ऐसा विश्वसनीय ग्रुप होना चाहिए जो कि मॉडरेटर साहब को सही पिक्चर दे, इन्फॉर्मेशन दे, ताकि सही निर्णय हो। और इसके लिए सैकड़ों से आपको लड़ना भी होगा, बुराई भी, चूँकि पसंद नहीं आता किसी को कोई आके हमको चेक करे। और चेक करने में कितनी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जहां माफियाओं ने कब्जा कर रखा है। अभी हम लोग मुंबई गए थे, आपको जान के हैरानी होगी कि जो मुंबई की प्रॉपर्टी पे कब्जा है वो दाऊद इब्राहिम के गुर्गों का है। अब इनसे अगर हम जाके नेगोशिएट करेंगे कि खाली करो, तो ये आसान काम है। कितने लोगों ने अपनी सर्विसेज को ऑफ़र करा, ये 5 लोगों ने किया, क्योंकि इसमें हमारी जान का भी खतरा है। हमने मॉडरेटर साहब से ये नहीं कहा कि हमारी जान का क्या होगा अगर हम लोग करते हैं, हमारे परिवार का क्या होगा, नहीं। चूँकि हम 5 में चर्च के लिए फीलिंग थी कि ये चर्च की संपत्ति है और हमें अपने मॉडरेटर साहब को सही निर्णय लेने में मदद करनी है। और मदद कैसे होगी, जब उनको सही जानकारी होगी। अक्सर क्या होता था, हम लोग बोलते नहीं ये तो बायस्ड है, अपनों का कर लिया। तो कभी कभी बायस्ड होता है, लेकिन हर बार बायस्ड नहीं होता। हर बार ये हो गया कि हमको गलत निर्णय, तो हम अपने लोगों से ही पूछेंगे ना। अब अपने ही लोग मिले हुए हैं, ज़्यादातर ऐसे ही होता है। मेरे घर में आप बिना मेरी परमिशन के नहीं आ सकते। तो वैसे ही चर्च संपत्तियों में भारी व्यक्ति जो हम लोग अधिकारी लोग हैं, हमारी मर्ज़ी के बिना तो नहीं आएगा ना। और मॉडरेटर पूछेगा किससे, हमसे पूछेगा। और अगर हम गलत उसको मैसेज दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन, तो निर्णय गलत होगा। इसलिए ये कोर कमेटी बनी। जैसे चारों तरफ देखा जा रहा है कि सीएनआई की जो प्रॉपर्टी है वो बिक रही है, तो इसके पीछे क्या कारण आ रहा है? क्या उसमें आप लोग भी शामिल हैं? देखिए कि प्रॉपर्टीज़ जो बिकी रही हैं आज से नहीं बिक रही हैं, पहले से बिक रही हैं, और जो गलत है। और शुरू से हमने इसका विरोध करा। और ये कोर कमेटी बनी ही इसीलिए है कि हम ये नहीं दावा कर रहे हैं कि हाँ हम कोर कमेटी बन गई तो आज से प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी, आज से ये नहीं होगा, आज तुरंत हम इसको सॉल्व कर देंगे। हम लोग भी खुदा के सेवक हैं, हम लोग खुदा नहीं हैं, ठीक, जैसा मैं दूसरों के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन हाँ, एक नज़र रख के जा के ऑन द स्पॉट जहाँ डिस्प्यूट है, जैसे बॉम्बे पे हम लोग गए, वहाँ जाने के बाद हम लोगों ने वहाँ कंसर्न जो हमारे लोग जो उसको देख रेख कर रहे हैं उनको बुलाया, उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे। अब थोड़ी इससे क्या हुआ, खलबली मची कि अब पेपर भी देखे जा रहे हैं। उसके बाद जो पार्टी से सौदा हो रहा है हम उनसे भी बात कर रहे हैं। होता क्या था कि कोई प्रॉपर्टी है जो विवाद में है, और वो ऐसा विवाद, अब जैसे आप जाने माफियाओं के, गुंडों के उसमें है, और आज से नहीं 10-15 साल से उनके कब्ज़े में, तो छुड़ाना आसान नहीं। कोर्ट कचहरी में लाखों करोड़ों अभी तक खर्च हो चुके हैं, और जो विवाद है वो वहीं का वहीं बना। क्यों? क्योंकि बहुत से हम लोगों के ही लोग जो प्रॉपर्टी की देख रेख करते हैं वो मिले हुए हैं, ठीक। तो उन्होंने, आप उनसे थोड़ा सा अपना ऑब्लाइज हो गए। पेपर्स, हम कोर्ट केस में लड़ रहे हैं, पेपर से वीक करा। अभी झांसी का मसला आप जानते ही हैं कि झांसी में सुप्रीम कोर्ट तक केस गया, और जीता कौन? विरोधी जीत गया, जिसने कब्ज़ा किया। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ के लोगों ने अपने आप को कमज़ोर करा है, दिखाया ज़रूर कि हम लड़ रहे हैं। तो ऐसी लड़ाई नहीं लड़नी है। अभी झांसी में ही एक जो बंगला कब्ज़ा हुआ है क्रिश्चियन इंटर कॉलेज कैंपस में, आप लोग जाते रहते हैं, आप देखिए, उसमें पीटर बलदेव के टाइम के प्रॉपर्टी ऑफिसर, पीटर बलदेव खुद थे अपने आप को चेयरमैन। आपने वहाँ क्या बोलते हैं, मिर्ज़ापुर की ज़मीन तो बेच दी, LDTA NCLT में केस चल रहा, वहाँ आपको डर नहीं लगा। यहाँ बचाने में आपने कुछ नहीं करा। क्या मतलब हुआ कि हैंड इन ग्लव्स आपको बड़ी रकम मिल गई, और आपने इसमें तो एक एप्लीकेशन भी डाली नहीं गई। तो ये जो बिक रही हैं प्रॉपर्टी, इसमें हम लोग ज़्यादा जिम्मेदार हैं, हमारे चर्च के लोग। आप झांसी में CP मिशन कंपाउंड है, एक बहुत बड़ा, ढेरों कंपाउंड्स हैं, 500-600 एकड़ का है वो कंपाउंड, जो मिशनरीज़, कैनेडियन प्रेस्बिटेरियन मिशनरीज़ ने वहाँ झांसी के क्रिश्चियंस को दिया था। आपको जान के हैरानी होगी, मैं 10 साल रहा हूँ झांसी में, 100 बाई 100 यानी 10,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट 100 रुपये में, 200 रुपये में दिया गया उनको कि एक अपने क्रिश्चियन को छत मिल जाए। और जब मैं गया था 96 में, वो ऑलमोस्ट 100% क्रिश्चियंस थे वहाँ। और जब मैं 2006 में आया, और आज की डेट में अगर आप सर्वे करिए जाके, तो 0.5% क्रिश्चियन बचा। कहाँ गया वो? 100 रुपये में जिसको मिला, किसी को और बड़ा प्लॉट है तो 500 रुपये में मिला, उसने जो है 50 लाख में बेच दिया। 100 रुपये और 50 लाख बड़ी है ना, 100 रुपये 20 लाख बड़ा है ना, ये बेचा। तो प्रॉपर्टी बेचने में सिर्फ बड़े बड़े अधिकारी शामिल नहीं हैं,
डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम सब हैं जिनको मिशन ने ज़मीन दी, वो आपके रहने के लिए दी थी ना, कि आप उसको बेच दें, इसीलिए आपसे पैसा नहीं, वो उसकी कीमत आज की डेट में कैसा गुना है। सीपी मिशन में आज जाइए तो रेट में आपको 50 लाख से कम में आपको 1000-1200 रुपये स्क्वायर फीट की ज़मीन नहीं मिलेगी। और आपको चर्च ने दिया, आपने क्या करा, तो किसी न किसी रूप में आप ये हर जगह आप जाइए, पूरी जितनी क्रिश्चियन कंपाउंड्स थे सब में ढेर सारे हमारे अदर फेथ के लोग आ गए। कौन लाया, अपने आप तो आए नहीं गए, कब्ज़ा किसी ने नहीं करा, बेचा किसने बेचा, जिसको डायसीज़ ने दी, चर्च ने दी। तो हम सब कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व हैं, हमें दिख जाता है तो हम दूसरों के लिए तो खूब बोल देते हैं कि हाँ वो फलाने सेक्रेटरी ने बेच दी, बिशप ने बेच दी, बेचते भी हैं, लेकिन हम भी कहीं ना कहीं, हमें तो नहीं बेचना चाहिए थी, अगर हमें ज़रूरत थी पैसे की तो डायसीज़ को वापस करते और उस टाइम का जो भी होता आप ले लेते। तो ये बिक रही हैं, लेकिन हाँ जिस दिन से बिशप ये हमारे मॉडरेटर साहब, मॉडरेटर BK नायक जी, आपके अभी जनरल सेक्रेटरी अभी आए हमारे डॉक्टर अजीत कुमार जी, और गुरई साहब जो हमारे ट्रेजरर इससे पहले ऑफिशिएटिंग सेक्रेटरी रहे, इनके आने के बाद कोई ऐसा प्रकरण नहीं आया जिसमें ये कोई भी कह दे कि साहब ये लोग इसमें शामिल हैं। जब से ये एग्जीक्यूटिव कमेटी नई बनी, इसमें कोई भी नहीं कह सकता कि इस एग्जीक्यूटिव कमेटी में ज़मीन से रिलेटेड गलत निर्णय ले लिए गए। अब क्या हो रहा है कि कैसे इसको बचाओ, तभी ये कोर कमेटी बनाई गई है कि जाओ हमें कम से कम डेटा कलेक्ट करके लाओ ताकि हम कानूनी कार्रवाई करके रोकें। तो ये पैरेलल ग्रुप जो बन गए हैं UCNI के, एंग्लिकन्स के, इनको रोकेगा कौन, हम ही लोगों को तो रोकना है ना। आपके हिसाब से क्या कदम उठाने चाहिए कि ये रुके? देखिए सबसे पहले तो यही है कि हम अपने चर्च को मजबूत कर लें। हम यहाँ बैठ के बम्बई को नहीं संभाल पाएंगे, लेकिन हम यहाँ बैठ के, मैं एपिफेनी चर्च का मेंबर हूँ, मैं एपिफेनी चर्च का दायरा इतना सा है, और अगर अब CNI का दायरा बोले तो इतना बड़ा है, ठीक है। तो हम नहीं, हम जादूगर, हम क्या, कोई भी नहीं कर सकता, पूरी हमारे साथ सरकार भी आ जाए तो भी नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है, क्योंकि वहाँ ऑन द स्पॉट विजिट चाहिए। जब मैं जाऊँगा मुंबई तो मैं सुनूंगा ना जो मुझे बताएगा, फिर पेपर मांगूंगा, लेकिन अपने चर्च में हम एक एक इंच जानते हैं कहाँ पे क्या है, ये किसकी प्रॉपर्टी है, और यहाँ पे कौन कोशिश कर रहा है कि चर्च को डैमेज कर दें या चर्च की प्रॉपर्टी को, कंपाउंड को बेचें। तो हम क्या करें, हम अपने अपने चर्च को मजबूत कर लें। तो कैसे बिकेगा, चर्च की तो प्रॉपर्टी बिक रही है, तो हर कलीसिया चर्च की अपने चर्च को मजबूत कर ले। ऐसे लोगों को जो प्रॉपर्टी बेचने की नीयत से मेंबर बन रहे हैं, या ऐसे लोग जो एक पैरेलल संस्था UCNI और एंग्लिकन्स बना के आ रहे हैं, सब जने इनको खदेड़ दें। एक कलीसिया में कम से कम 400-500 लोग तो होते ही हैं ना, और ये विरोधी 1 या 2 होते हैं, इन सबको मार मार के भगा दें अगर, तो बच जाएगी प्रॉपर्टी। और कुछ कहना चाहेंगे, जो कोई जन संदेश देना चाहेंगे? इस वक्त का तो सबसे अच्छा संदेश है मुबारकबाद देना। तो मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, अपने स्कूल परिवार की ओर से, अपनी डायसीज़ की ओर से, अपने चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की ओर से, एक एक कलीसिया के मेंबर को, CNI के, और सभी भाई बहनों को, हमारे अदर फेथ के भी, सबको मैं क्रिसमस की और नए साल की मुबारकबाद देता हूँ। जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। थैंक यू। ये थे हमारे साथ राकेश चत्री जी, जिनका कहना है कि वो जो चर्च की प्रॉपर्टी है उसको बचाने के लिए लगे हुए हैं, काफ़ी लंबे अरसे से लगे हुए हैं, और एक वो प्रिंसिपल का पद भी संभाल रहे हैं और साथ ही साथ CNI की प्रॉपर्टी को भी बचा रहे हैं। पर देखना तो ये है कि भविष्य में क्या होता है, प्रॉपर्टी कितनी बचती है। तब तक के लिए बने रहिए हमने उसके साथ, मैं बरखा से। सवाल सत्ता से कीजिए, विपक्ष से नहीं। विपक्ष से सवाल करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सत्ता से सवाल करते हैं सिर्फ हम। इसलिए M न्यूज़ के साथ जुड़िए और कीजिए सत्ता से सवाल।